हेलो एवरीवन। मैं विश्वजीत आप सबको स्वागत करता हूँ मेरे इस छोटी सी सुंदर दुनिया को। तो जैसे कि हम पिछले वाला लेक्चर में शुरू किए थे, एरोमेटिसिटी शुरू किए थे। वो पहला लेक्चर था। उस लेक्चर में क्या क्या हम डिस्कशन किए थे उसको पहले थोड़ा समराइज कर देते हैं। अब आज दूसरे लेक्चर शुरू करेंगे। ठीक है। तो क्या क्या डिस्कशन कर रहे थे, मैं थोड़ा पहले जाता हूँ स्लाइड को। हाँ। रिकैप कर लेते हैं आज क्या क्या डिस्कशन कर रहे थे पहले। एक मिनट। ठीक है। चलो। तो रिकैप क्या क्या पहले हम डिस्कशन करते हैं, एक एक करके रिकैप में कर देता हूँ, 5-10 मिनट लगेगा। तो पहले हम हिस्ट्री थोड़ा समझे थे कि कैसे एरोमेटिसिटी पहले कौन कौन साइंटिस्ट आए, कैसे कैसे उसको डेवलप किए। पहले वो क्या बता रहे थे, फिर दूसरे आके वो क्या बताए। तो ऐसे कैसे करके नए नए साइंटिस्ट आके इनोवेशन करके आगे बढ़ते गए। तो मैंने उसको डिस्कशन जो किया था उसको पहले थोड़ा एक समरी में बता देता हूँ। पहले एक साइंटिस्ट बज्जर जो आए थे, वो बताए थे कि जिसका रेजोनेंस एनर्जी जितना हाई होगा और साइक्लिक होगा वो हार्मोनिक कहलाएगा। मैं बेंजीन का एग्जांपल लेके समझाया था उसके करस्पॉन्डिंग हेक्साट्राइन को। तो वो बज्जर बता दिए थे। उसके बाद आए थे रॉबिन्सन आए थे। रॉबिन्सन क्या बताए थे? रॉबिन्सन बताए थे कि जो ओलेफिन कंप्लीट कॉन्जुगेशन करेगा वो एरोमेटिक कहलाएगा। रॉबिन्सन वो उनके हिसाब से वो बता दे कि जो जितना कंजुगेशन जो भी ओलोफिन असाइक्लिक ओलोफिन हो सकता है, जो भी कंप्लीट कंजुगेशन करेगा वो एरोमेटिक कहलाएगा। उसके बाद कौन मैं बताया था? ये लुईस था। वो बताए थे कि एक इंड्यूस्ड रिंग करेंट होना चाहिए एरोमेटिक होने के लिए। ये लुईस। उसके बाद आखिरी में हमका सर एक सबसा सबके प्यारा वकील बाबा आए थे। वो क्या बताए थे हल्के वकील ने? वो बताए थे कि जो फोर एन प्लस टू जो फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा वो एरोमेटिसिटी कहलाएगा। वो बेस्ट और अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट वो होके दिए थे, उसको हम मानकर अभी चल रहे हैं। एन यहाँ पर क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो वो पहले हिस्ट्री थोड़ा बहुत समझ लिए, वो हमको पहले लेक्चर में बताए थे, बता दिया था मैंने। उसके बाद मैंने क्या समझाया था कि क्या क्या नीड है। हमको एरोमेटिसिटी समझने के लिए क्या क्या नीड है, क्या क्या बेसिक नीड है। वो मैंने नीड में दोनों टॉपिक डिस्कशन किया था। अच्छी से ब्रीफली डिस्कशन किया था। वो दोनों में एक था कॉन्जुगेशन था। क्या था? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन था। कॉन्जुगेशन होने के लिए मैंने बता दिया था कि क्या क्या कंडीशन है कॉन्जुगेशन होने के लिए। वो कंप्लीट क्या कंप्लीट प्लानर चाहिए। कंप्लीट कंप्लीट एक कंप्लीट sp2 और sp हाइब्रिड का एक प्लानर मॉलिक्यूल होना चाहिए जो हम कॉन्जुगेशन जहां पर हम करेंगे। ठीक है। कंप्लीटली sp और sp2 हाइब्रिडाइज एटम, हाइब्रिडाइज्ड एटम चाहिए। वो बताया था। उसके बाद बताया था कि जो कॉन्जुगेशन होने के लिए पी ऑर्बिटल क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। मैंने एग्जांपल देके समझाया था कि
पी ऑर्बिटल पैरेलल होगा तो वो एक कॉन्जुगेशन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। परपेंडिकुलर होगा तो कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा, वो समझाया था मैंने। तो कंप्लीट एसपी और sp2 हाइब्रिड एटम चाहिए, जो हम जिसमें कॉन्जुगेशन करेंगे वहां पर एक sp और sp2 हाइब्रिड एटम में कॉन्जुगेशन हो पाएगा। ठीक है। और sp ऑर्बिटल क्या पैरेलल होना चाहिए, ऑर्थोगोनल हो, ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर होगा तो वो नहीं हो पाएगा, कॉन्जुगेशन वहां पर नहीं हो पाएगा। तो वो हो गया। और एक बात कॉन्जुगेशन में मैंने बताया नहीं था, अभी बता देता हूँ कि प्लानरिटी, जो मैंने बोला है कि प्लानर होना चाहिए कॉन्जुगेशन होने के लिए। तो प्लानरिटी जितना डिस्टर्ब तुम करोगे, कॉन्जुगेशन उतना ही कम होगा। कैसे बताऊंगा? ये बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है कि प्लानरिटी तुम जैसे जितना भी तुम क्या करोगे, प्लानरिटी को कम करने की कोशिश करोगे, कॉन्जुगेशन भी कम हो जाएगा। कैसे बताता हूँ देखो, दो एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। यहाँ पर बता देता हूँ कैसे होगा। एक नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ एक एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल। तो देखो मैं क्या बताया, प्लानरिटी, प्लानरिटी, प्लानरिटी डिस्टर्ब करने से, डिस्टर्ब, if you disturb planarity, then conjugation also disturb, conjugation also disturb, disturb। मेरा हैंडराइटिंग इतना अच्छा नहीं है, तो पहले पे दिक्कत हो रहा है लिखने में, तो आप माफ कर दोगे। डिस्टर्ब हो, हो जाएगा थोड़ा प्रैक्टिस होने में। ऑल्सो कॉन्जुगेशन ऑल्सो डिस्टर्ब। तो कैसे, एक एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। पहले लेते हैं एक सी और एक ट्रांस स्टेबलिन, स्टेबलिन, सी स्टेबलिन और ट्रांस स्टेबलिन, दो एक एग्जाम्पल है, वहां पर कॉन्जुगेशन कैसे डिस्टर्ब होता है वो अच्छे से समझ आएगा। देखो यहाँ पर देखो, ये एक हाइड्रोजन है और ये एक हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये आज रिपल्सन इंक्रीजेस, तो वो जो एक प्लेन में है ना, एक प्लेन में ना होकर ऐसे प्लेन में अभी एक प्लेन मानो उसको, एक प्लेन ना होकर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो जैसे अभी देख रहे हो शीश फॉर्म में जो हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन है, ये दोनों जैसे हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन 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 रिपल्सन हुआ। जैसे रिपल्सन इंक्रीज होगा, जो भी वो प्लानर में जो दो रिंग अभी है, जो भी दो रिंग प्लानर में है, प्लानर में ना हो के ऐसे समझो एक प्लानर में दो रिंग है, प्लानर में और डिस्टर्ब होके ऐसे क्या नॉन प्लानर हो जाएगा। तो पूरा नहीं हो पाएगा, मगर डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए तो प्राइमरी डिस्टर्ब किए तो कॉन्जुगेशन भी ऑल्सो डिस्टर्ब होगा। कॉन्जुगेशन भी इतना यहाँ पर अच्छा नहीं होगा। आज प्राइमरी डिस्टर्ब, कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब। तो यहाँ पर ट्रांस में ऐसे नहीं होता है, ट्रांस में अच्छा कॉन्जुगेशन होता है। कैसे होता है देखो। एक, एक मिनट। और चला चला जा रहा तो स्पेस नहीं है।
यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये बहुत दूर दूर है। ये ये जो बेंजीन मॉलिक्यूल, ये बेंजीन मॉलिक्यूल बहुत दूर है। इनके बीच में कोई रिपल्शन नहीं है। तो आज देर इज नो रिपल्शन। तो प्लानरिटी इंटैक्ट रहता है। और प्लानरिटी इंटैक्ट रहता है तो कोई भी कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब नहीं होता है। तो कॉन्जुगेशन अच्छा से, ऐसे कॉन्जुगेशन अच्छा से होता है। यहाँ पर कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ पर मोर कॉन्जुगेशन कहाँ पर होगा? यहाँ पर मोर कॉन्जुगेशन, एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझ लिए। और कॉन्जुगेशन, और एक बात, कॉन्जुगेशन जितना अच्छा होगा, उसका एनर्जी उतना कम होगा, और मॉलिक्यूल उतना स्टेबल है। ठीक है। जितना कॉन्जुगेशन होगा, जितना कॉन्जुगेशन प्रॉपर कॉन्जुगेशन हो पाएगा, उतना एनर्जी कम होगा। और एनर्जी कम होगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। कैसे स्टेबल होगा? बताता हूँ कैसे स्टेबल होगा। कि तुम सब जानते हो कि और एक बार बता देता हूँ, ये सारी पूरी केमिस्ट्री में लगेगा, ये जो एनर्जी का टर्म। क्या होता है ना, केमिस्ट्री में जब तुम एनर्जी जितना कम करते हो, वो मॉलिक्यूल उतना स्टेबल होता है। और एनर्जी जितना ज्यादा होता है, वो मॉलिक्यूल उतना अनस्टेबल होता है। कैसे होता है, मैं एक एग्जांपल देकर समझने के लिए कोशिश करता हूँ। कि तुम देखो, गांव में देखोगे तुम कि कहीं पर भी तुम देखोगे कि बच्चे खेलते हैं ज्यादा। जब उनका एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, वो बाहर खेलने जाते हैं, दौड़ते हैं, बहुत दौड़ते हैं, बहुत खेलते हैं। उनको पकड़ नहीं पाओगे तुम उस टाइम। कब कब कि जब तुमको वो ज्यादा एनर्जी में होंगे, ज्यादा एनर्जी में होंगे। और खा पी के गए हैं, और एनर्जी ज्यादा है उनके पास, वो भी दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे एनर्जी बहुत है। वो अनस्टेबल है, इसलिए अनस्टेबल है। स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। इधर इधर कभी उधर कभी, और दौड़ रहे हैं, एनर्जी बहुत ज्यादा है। जब दौड़ दौड़ कर थक जाएंगे, एक बात सुनो, दौड़ दौड़ कर थक गए, इतना दौड़े कि थक गए, और उनके अंदर एनर्जी नहीं है, एनर्जी खत्म हो गया। तो क्या हो गया, आके माँ के पास सो जाएंगे। समझ लेके कोशिश करो, आके माँ के पास सो जाएंगे, माँ खाना दे दो, अभी सो जाऊंगा। इतना दौड़ लिए कि अभी सो जाएंगे। तो एनर्जी बहुत ज्यादा था, बहुत दौड़ रहे थे, बहुत अनस्टेबल थे। एनर्जी घट गया, कम हो गया, अभी आके माँ के पास सो गए। ये एनर्जी, वो अभी स्टेबल हो गए। अनस्टेबल थे, एनर्जी घट गया, आके स्टेबल हो गए। ऐसे ही केमिस्ट्री में होता है। जब एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। जब एनर्जी घटेगा, बहुत घटेगा, तो बहुत स्टेबल होगा। जितना घटेगा उतना स्टेबल होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, हर जगह लगेगा। और केमिस्ट्री में जहां जाओगे, वहां पर लगेगा कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनस्टेबिलिटी। जितने एनर्जी होगा उतना अनस्टेबिलिटी होगा, और जितना एनर्जी कम होगा उतने स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। ये कॉन्सेप्ट बहुत काम काम में आ गया, आगे जाके काम आएगा। तो कॉन्जुगेशन में एक जो पार्ट छूट गया था, वो कॉन्जुगेशन का पार्ट बता दिया कि जो कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होगा, वहां पर प्लानरिटी चाहिए। अच्छा, प्लानरिटी कम होगा तो कॉन्जुगेशन इतना नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो हमारा समरी हो रहा था, जो क्या और था समरी में। समरी में मैंने बता दिया कि कंजुगेशन बता दिया। पी ऑर्बिटल क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल होगा तो नहीं हो पाएगा, कंजुगेशन नहीं हो पाएगा। ऑर्थोगोनल क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होगा तो कंजुगेशन नहीं हो पाएगा। उसके बाद मैंने बताया था क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बताया था। वो आगे यूज होगा, यूज होगा, आज का लेक्चर में यूज होगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम मैंने अच्छे से समझ, आज ब्रीफली डिस्कशन कर दिया था। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को एक बार समराइज कर देते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर चल शुरू करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में मैंने दो बात, एक साइक्लिक के लिए बताया था, और एक असाइक्लिक के लिए बताया था। असाइक्लिक, एक साइक्लिक के लिए बताया था, असाइक्लिक के लिए। साइक्लिक के लिए मैं समरी कर देता हूँ, उसमें तो समझाया था, अच्छे से समझाया था। अभी उसको थोड़ा थोड़ा समरी कर देता हूँ, फिर आज का लेक्चर शुरू करना है। तो साइक्लिक में क्या बताया था कि तुम याद रखना कि साइक्लिक में तुम जब उसको इंक्रीज करोगे, उसका नोड इंक्रीज करोगे, कितना फैक्टर में इंक्रीज होता है? +2 फैक्टर में इंक्रीज होता है। +2 फैक्टर में नोड इंक्रीज होता है। नोड इंक्रीज होता है। नोड इंक्रीज होता है। इसमें साइक्लिक में क्या होता है? +1 फैक्टर में। ठीक है, इसका डिफरेंस हो गया। और इसमें साइक्लिक में क्या होता है?
साइक्लिक में तुमको देखना है कि जितना, हाँ, ये दोनों में, साइक्लिक और असाइक्लिक में, दोनों में जितना नोड है उतना एंटी बॉन्डिंग है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ले, डायग्राम को जो ड्रॉ ड्रॉ करने के लिए अच्छा एक अच्छा कॉन्सेप्ट कह सकते हो कि इस सारी चीजों को याद रखोगे तो तुम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ करते जाओगे, नहीं तो ड्रॉ करने के लिए बहुत दिक्कत होगा। तो नोड इक्वल मैंने बताया था कि नंबर ऑफ नोड, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर यहाँ पर भी दोनों के लिए सेम होगा। और और बताया था क्या, और बताया था, और बताया था कि तुम जब देखोगे यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए साइक्लिक में क्रॉस डायग्राम यूज करोगे। क्रॉस डायग्राम तुमको आसानी से बता देगा कि एनर्जी लेवल बता देगा कि कौन सा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, कौन सा नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, कौन सा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। क्रॉस डायग्राम बता देगा तुमको। मैं एग्जांपल दिया था कि ब्यूटाडाइन, साइक्लोब्यूटाडाइन का एग्जांपल दिया था। ये एक, ये बॉन्डिंग है, ये नॉन बॉन्डिंग है, सेम एनर्जी में दो है। और ये एक एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये नॉन बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, बीएमओ। क्रॉस डायग्राम यूज करके मैंने बताया था। और यहाँ पर क्या बताया था, डायग्राम कैसे यूज डायग्राम बनाओगे। मैं बताया था कि जब जो भी तुम मॉलिक्यूल लोगे डायग्राम बनाने के लिए, उसका फर्स्ट फर्स्ट फेज और लास्ट फेज, दोनों को ध्यान देना है। फर्स्ट फेज और लास्ट फेज कैसे ध्यान देना है कि साई वन, साई टू, साई थ्री, साई फोर, ऐसे जब तुम इंक्रीज करके जाओगे तो अब क्या होगा ना, तुमको प्लस प्लस फेज, उसके बाद प्लस माइनस, फिर प्लस प्लस, फिर प्लस माइनस, ऐसे करके जाओगे। जाने के बाद क्या होगा ना, तुमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम दिख जाएगा कि मैंने बता दिया कि नोड कितना है। और साई वन में और साई टू में नोड कितना, तुम देख लोगे कि यहाँ पर नोड कितना होता है। यहाँ पर नोड पहला साई वन में जीरो होता है, यहाँ पर भी साई वन में नोड कितना होता है, जीरो होता है। उसके बाद मैं बताया था, देखो, जीरो होता है। उसके बाद जब साई टू में जाओगे तुम ना, इसमें नोड टू पाओगे। इस साई थ्री में जाओगे ना, इसका नोड फोर पाओगे, प्लस टू फैक्टर में इंक्रीज होते जाएगा। मगर इसमें नोड कितना होता है, प्लस वन फैक्टर में। जीरो है, साई टू में वन होगा, फिर साई थ्री में वन, ऐसे करके वन वन इंक्रीज करके जाओगे। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि यहाँ पर जाके अच्छे से देख लेना कि नोड ऐसे बताओगे, ऐसे बता के तुम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। इसमें कोई तुमको दिक्कत वाले होगा नहीं। आज भी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाकर मैं दिखाऊंगा, जो मैंने बताऊंगा कि एरोमेटिक क्यों इतना स्टेबल है और एंटी एरोमेटिक इतना क्यों अनस्टेबल है। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बताऊंगा ना, वहां पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बताया था। और भी चीजें बताया था कि वहां पर जाके तुम देख सकते हो कि एक थोड़ा मैंने ब्रीफली समराइज कर लिया। तो उसके बाद मैंने क्या बताया था, ये हो गया तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, हाउ टू ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ऐसे सारी कॉन्सेप्ट यूज करके हम उसको हाउ टू ड्रॉ ड्रॉ कर सकते हैं। हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को हम ड्रॉ कर सकते हैं साइक्लिकली और बहुत असाइक्लिकली। हो गया। उसके बाद मैंने बताया था कि क्लासिफिकेशन वो बताया था। क्लासिफिकेशन में बता दिया था एरोमेटिक क्या, एरोमेटिक में क्या क्या होता है। एरोमेटिक में साइक्लिक होना चाहिए, उसके बाद प्लानर होना चाहिए, उसके बाद कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, उसके बाद फोर एन प्लस टू इलेक्ट्रॉन फॉलो करना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करना चाहिए। वहां पर एन क्या होता है, एन होता है जीरो वन टू थ्री, एन होता है, बता दिया था। उसके बाद और एंटी एरोमेटिक में क्या बताया था कि एंटी एरोमेटिक में सब सब सेम होता है, ऑल आर सेम, मगर एक चीज डिफरेंस होगा, ऑल आर सेम, मगर यहाँ पर जो फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इधर फोर एन इलेक्ट्रॉन, फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन लेंगे। ठीक है, हो गया। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिया था कि एक, ये एग्जाम्पल लिया था। यहाँ पर फोर एन प्लस टू इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, टू इलेक्ट्रॉन है, टू इलेक्ट्रॉन फोर एन प्लस इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है, फोर इंटू जीरो पुट करेंगे तो प्लस टू आएगा, तो टू आ जाएगा। ठीक है, ये फॉलो करता है। इसमें एग्जाम्पल क्या लिया था, इसमें एग्जाम्पल लिया था ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन लिया था।
ब्यूटाडाइन, ये 4n4 इंटू 1, 4n रूल फॉलो कर रहा है, फोर 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 इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, तो ये एंटी एरोमेटिक हुआ। ठीक है, ये समझ गया। उसके बाद नॉन एरोमेटिक क्या बताया था कि नॉन एरोमेटिक साइक्लिक होना चाहिए और नॉन प्लानर होना चाहिए। यहाँ पर कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं होता है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं होता है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं होता है। वो नॉन प्लानर हो गया, वहां पर sp3 एक एटम देखोगे तो, और कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं होता है तो, और क्या वो नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। उसके बाद बताया था होमो एरोमेटिक। होमो एरोमेटिक में क्या है कि यहाँ पर ये नॉन एरोमेटिक और होमो एरोमेटिक के थोड़ा सा अंतर है, उसको थोड़ा ध्यान रखना है। तुम बोलोगे कि होमो एरोमेटिक में क्यों फिर sp3 कार्बन है फिर भी वो होमो एरोमेटिक है। इसमें एक डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है मैं वो बता देता हूँ, और कंफ्यूजन नहीं होगा। मेरा भी कंफ्यूजन हो रहा था, मगर मैंने भी उसको अच्छे से एनालिसिस किया तो समझ में आया कि नॉन एरोमेटिक और होमो एरोमेटिक एक डिफरेंस है कि नॉन एरोमेटिक में कॉन्जुगेशन नहीं होता है, कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता है। होमो एरोमेटिक में कॉन्जुगेशन हो पाता है, मगर एक यहाँ पर कॉन्जुगेशन होता है, कैसे होता है मैं आगे जाके बताऊंगा। उसको डायग्राम में अच्छे से समझाऊंगा, कैसे बता देता हूँ। एक स्लाइड में बता देता हूँ कि होमो एरोमेटिक में कैसे कॉन्जुगेशन होता है। होमो और नॉन एरोमेटिक में डिफरेंस थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद सही हो जाएगा। होमो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक में क्या है, नॉन एरोमेटिक में कॉन्जुगेशन यहाँ पर नहीं है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है। कंप्लीट लिख लो, कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता यहाँ पर, कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब होता है। और नॉन प्लानर है ना, नॉन प्लानर है, कैसे कॉन्जुगेशन होगा, नॉन प्लानर है, तुम खुद सोचो ना। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन होता है भाई, यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है, मेन डिफरेंस कॉन्जुगेशन बाय पासिंग, बाय पासिंग, बाईपास, कॉन्जुगेशन बाईपास वन, वन सैचुरेटेड, वन सैचुरेटेड sp3 कार्बन आटम। ठीक है, सारी ये जो डिफरेंस होमो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में समझ आ गया कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता है, मगर यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो पाता है। एग्जाम्पल जो मैंने बताया था, ये एग्जाम्पल ये है। यहाँ पर एग्जाम्पल तुम कुछ भी ले सकते हो। ये एक ये हो गया एक नॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है। कुछ भी तुम ले सकते हो, कुछ भी नॉन एरोमेटिक, जब कॉन्जुगेशन यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, वहां पर तुम हम इसको नॉन नॉन एरोमेटिक बोलोगे। ठीक है, और कहा, और इसको इसको कैसे समझोगे, यहाँ पर कैसे समझ में देखो कैसे होमो एरोमेटिक कैसे हो रहा है। ठीक है, देखो ये इसके अंदर, देखो इसके अंदर ये sp3 कार्बन एक ऊपर है, sp3 कार्बन, ये sp3 कार्बन, ये जो sp का कार्बन है ना, ये sp3 कार्बन ये है। मगर हम ये जो तीनों कार्बन के बीच, यहाँ पर तीनों कार्बन के बीच ये एक साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो रहा है, इसलिए इसको हम स्टेबिलाईज कहते हैं, स्टेबिलाईज। तो ये इसको कहलाता है होमो एरोमेटिक। और ये भी हॉकर लेवल फॉलो कर रहा है, देखो हॉकर लेवल अप्लाई करो, 4 इंटू 0 +2, देखो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, समझ में आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो फॉलो कर हॉकर रूल। तो ये एरोमेटिक, एरोमेटिक जैसे स्टेबिलिटी में, एरोमेटिक जैसे स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर sp3 कार्बन बाईपास हो रहा है। ये एरोमेटिक जैसे कंप्लीट एरोमेटिक ये नहीं कह सकते, मगर इसको स्टेबिलाईज कह सकते हैं। एरोमेटिक से कम स्टेबल है, मगर स्टेबल है, इसको इसलिए इसको दूसरा नाम पड़ गया, क्या पड़ गया, होमो एरोमेटिक पड़ गया, क्योंकि ये एरोमेटिक जैसे स्टेबल नहीं है, होमो एरोमेटिक इसके नाम हो गया, इसलिए एरोमेटिक से कम स्टेबल है। ठीक है, और नॉन एरोमेटिक होमो एरोमेटिक में बहुत कंफ्यूजन होता है, मैंने इसको बता दिया।
हमारे नॉन एरोमेटिक बारे में। वो तो हो गया, समरी हो गया, और एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि नॉन एरोमेटिक नॉन नॉन एरोमेटिक क्या है, जैसे होम एरोमेटिक क्या है, क्वासी एरोमेटिक आगे आगे जाके मैं डिस्कशन करूंगा, मगर क्वासी एरोमेटिक बता देता हूँ। जब के कार्बोनिल साइक्लिक कार्बोनिल लोग हैं, और कि और हो सकता है फ्यूज फ्यूज रिंग हो सकता है। वहां पर क्या होता है ना, चार्ज चार्ज का एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद एक साइक्लिक में कॉन्जुगेशन होता है, और कॉन्जुगेशन फेवर करता है कि क्या, एरोमेटिक को फेवर करता है। एरोमेटिक ड्राइविंग फोर्स होता है। यहाँ पर जैसे मैंने बताया, देखो यहाँ पर देखो, एक एक था, एक मॉलिक्यूल था। उसके बाद यहाँ पर चार्ज एक सेपरेशन हुआ, नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। और ये दूसरी स्लाइड में उसको बताता हूँ, यहाँ पर थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, इसको देखो, तो ये इस वाला फॉर्म में तुम उसको कन्वर्जन करो। इस वाला फॉर्म में कन्वर्जन करो, करने के बाद देखो, ऑक्सीजन आज ऑक्सीजन मोर नेगेटिव, तो वो नेगेटिव चार्ज उसके उसके पास ले जाएगा, ऐसे ले जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो दो ही पाइलोटन है, तो टू पाइलोटन है, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू हकेल, फॉरेन प्लस टू पाइलोटन फॉलो कर रहा है, तो ये एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक होगा। मगर एरोमेटिक इसको नहीं के बोलकर इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले से ऐसे चार्ज नहीं था, हम उसको रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता रहे हैं, तो ये एरोमेटिक जैसा इतना स्टेबल नहीं है। मगर इसको दूसरा नाम पड़ गया, जैसे होमो एरोमेटिक दूसरा नाम पड़ गया, इसका नाम भी पड़ गया क्या, क्वासी एरोमेटिक। क्वासी क्वासी एरोमेटिक। ठीक है, अच्छे से हम समझ समझ में आ गया, सब चीज ऐसे अच्छे से क्रिस्टल एंड क्लियर हो गया। अभी जाके हम आज का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक, आज मैं तो बहुत कुछ कुछ बता दिया उस टॉपिक के जुड़े हुए, और आज कुछ नया चीज भी बहुत कुछ बता दिया। तो वो समरी के साथ साथ आज का टॉपिक भी तुम बोल सकते हो कि आज कुछ मैंने एक्स्ट्रा चीज बताया, जैसे कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब होने से प्लानरी डिस्टर्ब होता है, और नॉन एरोमेटिक और क्या होमो एरोमेटिक में क्या डिफरेंस है, और क्वासी एरोमेटिक, और जो भी चीजें बताना था मैंने सारी क्लियर करा दिया कि कैसे कैसे सारी चीजें डिफरेंशिएट होता है एक दूसरे से, कैसे डिफरेंशिएट होता है। समझ में आ रहा है? तो समझ में, जो जो चीज समझ में नहीं आएगा, और तुम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं। ह्यूमन ह्यूमन के में भूल कुछ कुछ गलत होता है, तो आप बता सकते हो क्या, मेरा कहाँ मैं सुधार सकता हूँ, और कुछ नया चीज कुछ ऐड कर सकता हूँ, और मेरा टॉकिंग में और कुछ दिक्कत हो रहा है, तो उसको भी तुम बता सकते हो, वो मैं सुधारने के लिए कोशिश करूंगा। तो सारी चीजें आप मेरे एक भाई, और कुछ भी मानकर एक मेरा गलती को माफ करना, और मेरे जो गलती को सुधारने के लिए आप कोशिश करो, मैं भी कोशिश करता हूँ, हम अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, आज आज चलो, आज क्या, सारी चीजें मैंने एक ओवरव्यू दे दिया कि कैसे कैसे चीजें होता है। उसके बाद एक टॉपिक आता है, एक टॉपिक नहीं तो एक सवाल आता है कि एरोमेटिक एरोमेटिक तुम कह रहे हो, एरोमेटिक इतना स्टेबल क्यों है? ये बड़ा बात है ना, एरोमेटिक इतना स्टेबल क्यों है, एंटी एरोमेटिक इतना अनस्टेबल। तुम तो पहले लेक्चर से बताते आ रहे हो कि एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल है, एरोमेटिक स्टेबल है, क्यों है? वो सवाल तो पूछना चाहिए ना तुमको, क्यों है एरोमेटिक स्टेबल और एंटी एरोमेटिक क्यों अनस्टेबल है? वो बड़ा एक पहले से मैंने इसलिए वो बताया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, इसलिए मैंने बता दिया था, क्योंकि मैंने अभी यूज करूंगा उसको, क्यों, स्टेबिलिटी की जानने के लिए, एरोमेटिक का स्टेबिलिटी और एंटी एरोमेटिक का अनस्टेबिलिटी, उसको पहचानने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए हमको क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम चाहिए। तो चलो, हम पहले एरोमेटिक क्यों स्टेबल है, हम उसको डिस्कशन करते हैं। वाई वाई एरोमेटिक सो स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, वाई एरोमेटिक इतना स्टेबल क्यों है, वाई एरोमेटिक स्टेबल। एक टॉपिक है वाई एरोमेटिक स्टेबल, तो उसको हम मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि समझ में आ जाएगा। तो चलो, एक लेते हैं, एक एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं।
ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है फोकेल रूल के हिसाब से। और ये साइक्लिक भी है, और साइक्लिक के साथ साथ 4n+2 इलेक्ट्रॉन है और प्लानर भी है। फोकेल के सारी चीजें ये फॉलो कर रहा है, तो इसलिए ये एरोमेटिक है। ये कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इसके साइक्लिक के कॉरेस्पॉन्डिंग हमको एक असाइक्लिक कंपाउंड लेना है। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब वो उसके जैसा एक असाइक्लिक, साइक्लिक के जैसा एक असाइक्लिक कंपाउंड लेना है। ये मतलब एक असाइक्लिक कंपाउंड, एक साइक्लिक कंपाउंड, ये एरोमेटिक है। ये एक असाइक्लिक कंपाउंड, ये एरोमेटिक इसको नहीं कहना है वो है। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। अभी समझेंगे क्यों ये स्टेबल है, वाई ये स्टेबल है। मैं पहले बता दिया ये स्टेबल है, क्यों स्टेबल है अभी प्रूव करेंगे। प्रूफ, ठीक है। प्रूफ देखो, मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना सिखाया था कि इसको तुम क्या तीन नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और साइक्लिक में जब जब तुम यूज करते हो, साइक्लिक में फ्रॉस्ट डायग्राम यूज करते हो। फ्रॉस्ट डायग्राम क्या होता है, अपेक्स नीचे की तरह होता है, जो अपेक्स इसका अग्रभाग जो नीचे की तरह होता है। तो यहाँ से पहले फ्रॉस्ट डायग्राम यूज करके हम पहले यहाँ थोड़ा साइड में उसको ऐसे बना सकते बना सकते हैं कि नहीं। और इसको ऐसे दिखा सकते हैं। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये दोनों चीजें एंटी बॉन्डिंग में है। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो मैंने अभी इसको यूज करूंगा। देखो, अभी मैंने तीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूँ, क्योंकि तीन एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो तीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा। और ये दोनों सेम एनर्जी में बनेगा। क्यों सेम एनर्जी में, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डायग्राम। ठीक है, अभी देखो, मैंने बताया था कि साई 1, ये दोनों साई 2 साई 3 सेम एनर्जी में है। साई 2 इक्वल साई 3 सेम है, इसको साई 2 बोलोगे। ठीक है, साई 2। तो साई 2 ये हो गया। तो इसमें देखो, इसमें मैंने बताया था कि साई 1 जो है वो क्या होता है, जिसमें जीरो नोड होता है। नोड नोड बताया, यहाँ पर जीरो नोड होता है। यहाँ पर उसके बाद जब इंक्रीज करोगे, तो एनर्जी जब इंक्रीज करते जाओगे, तो पहले साई 1 में क्या जीरो नोड होता है, उसके बाद +2 फैक्टर में इंक्रीज होता है, यहाँ पर 2 नोड होता है। तो नोड इस हिसाब से हमको पता चल जाएगा कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल कितना है। तो जितना नोड है उतना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। पहले साई 1 में जीरो नोड है, तो जीरो नोड है कितना एंटी बॉन्डिंग होगा, जीरो नो एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर देखो कोई भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं है। यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव। तो ये सारी क्या हो गया, बॉन्डिंग हो गया। तीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, तीन बीएम। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद इसमें देखो, यहाँ पर देखो 2 नोड है। तो तुम जैसे भी देखोगे, यहाँ पर प्लस लोगे, यहाँ पर माइनस लो, यहाँ पर प्लस लो। देखो यहाँ ये इसके साथ क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव। इसके साथ क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव। इसके साथ कंस्ट्रक्टिव। तो दो डिस्ट्रक्टिव, वन कंस्ट्रक्टिव, तो दो एंटीमोनी हो गया। और इसको देखो, ये नेगेटिव लो, ये नेगेटिव लो, ये पॉजिटिव लो। तो इसके साथ क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव। इसके साथ डिस्ट्रक्टिव, इसके साथ डिस्ट्रक्टिव। तो दो डिस्ट्रक्टिव, एक कंस्ट्रक्टिव, दोनों केस में सेम ही आएगा। तो यहाँ पर 2 एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, 2 एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और 1 बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, समझ में आ गया। और एनर्जी लेवल कैसे बताओगे, कि यहाँ पर एक एनर्जी लेवल था, यहाँ पर दो एनर्जी लेवल, यहाँ पर दो एनर्जी लेवल। ठीक है, दो एनर्जी लेवल सेम एनर्जी में, दो सेम एनर्जी में, दो दो स्टेट है। ठीक है, दो अलग अलग है।
उसके बाद तुम देखोगे इलेक्ट्रॉन फीलिंग करोगे। कितना इलेक्ट्रॉन है देखो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ पर फील करोगे पहले, क्योंकि हम हमारा एनर्जी जब देखोगे, हम एनर्जी पहला लो एनर्जी फील करते हैं, उसके बाद हाई एनर्जी में जाते हैं। तो पहला साइवान में कितना पहला एनर्जी लो है, वहां पर उसके बाद हाई एनर्जी में आएंगे। ये कैसे हम एनर्जी फील करते हैं, इलेक्ट्रॉन फील करते हैं लो एनर्जी में, उसको हमको पीरियोडिक टेबल में जाना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल में जाके के कॉन्सेप्ट आता है, क्या कॉन्सेप्ट आता है, सम याद करो क्या कॉन्सेप्ट है पीरियोडिक टेबल में, बताओ कि क्या इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी में हमको पहले फील करना पड़ता है, उसके बाद हमको जाना पड़ता है हाई एनर्जी में जाता है, जाना पड़ता है। बताओ कौन बताया था, कौन बताया था एनर्जी के बारे में, कौन बताया था, हमारा अब्बू अबू प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल, हम जब जाके हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे इसको, पीरियोडिक टेबल में हम जाके पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल में अब्बू अबू प्रिंसिपल के हिसाब से जो लो एनर्जी में होता है उसका एनर्जी फील होता है, उसके बाद हाई एनर्जी में जाता है। तो यहाँ पर 2 एनर्जी इलेक्ट्रॉन फील हो गया। कहाँ फील होगा, 3 बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में। ठीक है, अभी मैं आ साइकिलिंग में जाता हूँ। साइकिलिंग के बारे में हो गया, साइकिलिंग साइकिलिंग में कंक्लूजन क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन फील हुआ किसमें, 3 बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में। ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है ना, ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, इसमें कोई एनर्जी नहीं है। आ साइकिलिंग में मैंने बताया था कि तुम वैसे 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। हो गया। उसके बाद मैंने बताया था कि तुमको पहला जो और आखिरी प्लस 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 माइनस और प्लस प्लस करना है। उसके बाद नोड हिसाब से तुमको फिर साइन देकर तुमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को परफेक्टली बना देना है। यहाँ पर पहला साई वन में कितना 0 नोड होता है, नोड कितना 0 नोड। उसके बाद नोड यहाँ पर 1 होता है, नोड यहाँ पर 2 होता है। नोड 0 है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्ट्रक्टिव कॉन्स्ट्रक्टिव, तो यहाँ पर कोई एंटीमोनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं है। जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव होता है वहां पर नोड आता है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव है तो वन एंटीमोनी, यहाँ पर 1 नोड है तो 1 एंटीमोनी है। कहाँ से एंटीमोनी हो सकता है, यहाँ पर पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पर बॉन्डिंग हो रहा है कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पर एक एंटीमोनी, यहाँ पर नोड एक है, क्या नोड एक है, यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, यहाँ पे एक नोड है तो यहाँ एक नोड है, प्रूफ हो गया। यहाँ पर 2 नोड है, कैसे दो दो होगा, नेगेटिव साइन ले लो। यहाँ पर एक एंटीबॉडी है, यहाँ पर एक एंटीबॉडी है, यहाँ पर कोई एंटीबॉडी नहीं है, यहाँ पर 2 एंटीबॉडी है। तो यहाँ पर एनर्जी यहाँ पर तुम फील करोगे कैसे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फील, यहाँ पर भी दो दो पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फील करो। कितना बॉन्डिंग मोलिकुलर यहाँ पर है, एक है, दो, टू, टू बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। यहाँ पर 2 बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, यहाँ पर 3 बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। बताओ, अभी तुम बताओ, अभी तुम्हारी बारी है। मैंने बता तो दिया सारी चीजें, अभी तुम बताओ कि 2 इलेक्ट्रॉन साइक्लिक में 3 बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में फील हो रहा है, असाइक्लिक में 2 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में फील हो रहा है। अभी बताओ कि 3 बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में ज्यादा स्टेबल होगा या 2 बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में ज्यादा स्टेबल होगा, जो कंपाउंड, किसमें होगा। मैंने पहले से बताया था कि जी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल स्टेबिलिटी देता है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल अनस्टेबिलिटी दे देता है। तो जितना बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इंक्रीज होगा ना, उतना स्टेबिलिटी देगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है तो उतना वहां से बहुत ज्यादा स्टेबल हो पाएगा ना, क्योंकि 2 बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, और टू से वही 2 इलेक्ट्रॉन, सेम 2 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में जाता है। तो तुम खुद बताओ कि कहाँ पर ज्यादा स्टेबल होगा, बताओ। 3 बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में, बहुत लॉजिक की बात है ये, कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल मैंने बताया था, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल स्टेबिलिटी देता है। कौन दे, क्या देता है, स्टेबिलिटी। बॉन्डिंग जितना स्टेबिलिटी होगा, उतना बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जितना नीचे नीचे आएगा, और जितना ज्यादा होगा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल उतना स्टेबिलिटी होगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद और एक चीजें बताना मैं चाहता हूँ, वो बताना ठीक होगा या नहीं होगा, मैं सोचता हूँ। तुम उसको ध्यान नहीं देना है, मगर एक क्या प्रूफ की तरह मैं बता देता हूँ, मगर तुम उसको ध्यान नहीं देना है, ध्यान नहीं मगर समझो कि ये ऐसा चीजें भी होता है। ठीक है, इसको जाके तुम आगे पढ़ोगे, मगर मैं उसको बता देता हूँ।
वो था बॉन्डिंग मोलिकुलर और ऑर्बिटल मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम हिसाब से। और एक क्वांटम अप्रोच होता है। इसको तुम इस लेवल में तो ध्यान नहीं देने तो चल जाएगा, मगर तुम सीखो कि आगे जाके ऐसे भी चीजें होता है। आगे जाके हम इस चीजों की भी एनालिसिस कर सकते हैं, अभी सुनोगे तो आगे जाके उसको फील कर सकते हो, इसलिए मैंने बता रहा हूँ। मैंने उसको नहीं सुना था मेरे टाइम पे, मैं आगे जाके सुना तो मैंने वो चीजें तुमको छुपाना नहीं चाहता हूँ, बता देता हूँ कि तुम जाके भी आगे उसको सीखो, फील करो चीजों को कि ऐसे ऐसे चीजें होता है, ऐसे ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने इसको बता देता हूँ। ठीक है। तो जो हो गया, वही कंपाउंड में सेम कंपाउंड लेता हूँ। बस तुमको ध्यान देना है कि कैसे कैसे होता है, इसको तुमको याद रखना कोई जरूरी बात नहीं। तो यहाँ पर देखो मोलिकुलर, ये जो ये हो गया साइक्लो, क्या साइक्लो प्रोपानो, प्रोपा साइक्लोप्रोपिन, प्रोपिन कार्बोकेट कट कट है, साइक्लोप्रोपिन कार्बोकेट है, साइक्लोप्रोपिन कार्बोकेट, कार्बोकेट है। ये क्या हो गया, अलाइली कार्बोकेट है, अलाइली कार्बोकेट है। तो ये क्या होता है ना, क्वांटम अकॉर्डिंग टू क्वांटम एनर्जी आता है, इसका एनर्जी आता है। एनर्जी तो मैंने बता दिया कि क्रॉस डायग्राम के हिसाब से ये दो एनर्जी लेवल सेम रहेगा, और इसे नीचे में कम एनर्जी में रहेगा। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। और उसके बाद इसमें आता है क्या, इसके एनर्जी का वैल्यू क्या आता है, अल्फा प्लस टू बीटा। और ये दोनों का वैल्यू आता है अल्फा माइनस टू बीटा, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस टू बीटा इसका एनर्जी आता है, और उसका एनर्जी क्या आता है, ये अल्फा माइनस टू बीटा, अल्फा माइनस टू। ठीक है, सारी चीजें, सारी सारी चीजों को मैं अच्छे से बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि अल्फा ये कैसे आ रहा है, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है क्वांटम में, इसमें आ रहा है। तुम पूछोगे कहाँ आ रहा है, मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर, यहाँ पर होता है। ये अल्फा प्लस टू बीटा में रहता है, उसके बाद अल्फा माइनस बीटा में रहता है, ये अल्फा में रहता है। उसके बाद यहाँ पर जो मॉलिक्यूल रहता है ना, यहाँ पर थोड़ा मैंने ड्रॉ नहीं किया। ठीक है, तो देखो ये अल्फा माइनस बीटा हो गया, ये अल्फा हो गया, यहाँ पर अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, ये हो प्लस बीटा अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, और ये अल्फा माइनस टू बीटा। ठीक है। इसी हिसाब से मैंने पहले से ही लिखा था इसको, अल्फा माइनस बीटा होगा। कैसे होगा, मतलब इसको तुमको इसको तुमको इसको तुमको कंपेयर करके बताता हूँ, देखो कैसे कैसा अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखो इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको तुम यूज करो। देखो इसके नीचे, देखो इसके नीचे कौन है, ये है। इसको तुमको याद करना पड़ेगा कि ऐसे होता है, कि आगे जाके तुमको तो प्रूव करोगे, तुम देखोगे क्वांटम में देखोगे। मैं अभी थोड़ा प्रूव करने के लिए बता देता हूँ कि ये चीजें देखो, अल्फा प्लस टू बीटा में रहता है, ये अल्फा प्लस बीटा में रहता है, और ये जो एनर्जी है ना बीच में, वो अल्फा में रहता है, ये अल्फा माइनस टू बीटा में रहता है। ये ऊपर के जो है अल्फा माइनस टू बीटा में रहता है, ये अल्फा माइनस बीटा में रहता है। तो ये सारी ये इसको यहाँ पर आके पुट करोगे तो कैसे तुमको पता चलेगा कि कौन किसके एनर्जी में रहेगा। तो देखो ये जो अपेक्स है, ये नीचे का है, अल्फा प्लस टू बीटा के, अल्फा प्लस टू बीटा में रहेगा। और ये जो दोनों है, देखो ये दोनों कहाँ पर है, इसको तुम पुट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ना, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा में आ रहा है, तो ये अल्फा माइनस बीटा में आ गया। ठीक है। अभी देखो, तुम दो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो दो इलेक्ट्रॉन फिल करो, फिल कर दिया। उसके बाद इसमें देखो, इसमें क्या आता है, एनर्जी लेवल क्या आता है, इसमें अलग आता है, ये सिर्फ साइक्लिक के लिए, साइक्लिक के लिए ये बता दिया। और असाइक्लिक के लिए, इसको देखो, असाइक्लिक के लिए तुमको यह करना पड़ेगा, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, अल्फा प्लस रूट टू बीटा, अल्फा
उसके बाद आता है अल्फा माइनस रूट टू बीटा। ये एनर्जी यहाँ पर तुमको, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। अभी देखो, अभी तुम देखो क्या होता है। दो इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, ये सारी चीजों के साथ मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ, टू अल्फा प्लस फोर बीटा। ये क्या हो गया, टू मल्टीप्लाई करने से टू अल्फा प्लस टू रूट टू बीटा। हुआ कि नहीं? देखो, अभी तुमको फील होगा कि कैसे स्टेबल है, कैसे ये अनस्टेबल है। नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ, तुम देख लेना इसको बैक करके। तो देखो, टू अल्फा क्या आया, टू अल्फा प्लस फोर बीटा। यहाँ पर क्या आया असाइक्लिक में, टू अल्फा, टू अल्फा या फोर अल्फा, एक मिनट। ठीक है, वो टू अल्फा प्लस टू बीटा, टू अल्फा प्लस रूट टू बीटा। उसके बाद देखो, ये अल्फा के वैल्यू बीटा के वैल्यू, इसको बोलते हैं कूलम इंटीग्रल, इसको बोलते हैं एक्सचेंज इंटीग्रल। ये नेगेटिव में रहता है, ये नेगेटिव में रहता है, दोनों नेगेटिव में रहते हैं। ये नेगेटिव में, ये नेगेटिव, क्या नेगेटिव है, इसको तुम मान लो वन मान लो, सारी चीजों को वन मान लो, यूनिट मान लो, यूनिट मान के हमको एक्सप्लेन करने में आसान होगा। वन मान लो। लेट 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 अल्फा, लेट अल्फा इक्वल बीटा इक्वल वन, माइनस वन, वन मान लो, वन ले लो। तो ये माइनस में आता है, तो माइनस वन ऑब्वियसली होगा। ठीक है, एक मिनट। अल्फा माइनस बीटा को माइनस वन ले लो, तो माइनस वन होगा। तो ये इसका वैल्यू कितना आएगा, माइनस टू, और माइनस फोर, माइनस सिक्स होगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा को माइनस वन ले लिया और बीटा को भी माइनस वन ले लिया। उसके बाद देखो माइनस सिक्स आ गया, कितना आया, माइनस सिक्स, माइनस सिक्स। इसका वैल्यू देखो, माइनस टू रूट टू। देखो क्या हो गया, माइनस टू रूट टू। तो माइनस सिक्स और माइनस टू रूट टू तुम जब कैलकुलेट करोगे ना, माइनस टू और टू रूट टू, माइनस टू रूट टू का वैल्यू कितना आता है, 1.414 शायद आता है, हाँ 1.414, माइनस टू, और इसका माइनस वैल्यू तुम पुट करोगे तो आ जाएगा टू फोर जा एट, टू फोर जा टू, टू फोर जा एट, टू फोर जा एट, टू फोर जा टू, टू फोर जा एट, और टू, सो थोड़ा डिवाइड। ठीक है, थोड़ा अभी देखते हैं। माइनस टू हो गया, और उसका वैल्यू वन पॉइंट कितना, वन पॉइंट, वन पॉइंट फोर वन फोर। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, टू, टू पॉइंट एट टू एट। इसको तो मल्टीप्लाई करके देखो, देखने के बाद क्या हुआ, टू माइनस फोर पॉइंट एट टू एट। तुम अभी देखो, मैंने जो बताया था अभी तुमको फील आ जाएगा कैसे आया एरोमेटिसिटी। मैं नहीं कि सब बता देते एरोमेटिसिटी नॉन एरोमेटिसिटी, मैं बताना चाहता था, वो बता कर चला जाता हूँ, मगर एक फील देना मैं चाहता हूँ कि एक क्या है इसके पीछे, क्या लॉजिक क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मैं वो बताना चाहता हूँ। इसलिए मैंने इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करने के लिए कोशिश कर रहा मैंने। माइनस सिक्स हुआ और माइनस फोर पॉइंट एट हुआ। तुम अभी देखो, माइनस माइनस सिक्स और माइनस फोर पॉइंट एट में किसका वैल्यू कम है, माइनस सिक्स का वैल्यू कम है, इसका वैल्यू कम है माइनस फोर पॉइंट टू एट से। तो मैग्नीट्यूड नहीं देखो, तुम देखो कि साइन के साथ देखो कि माइनस माइनस सिक्स ज्यादा होगा या माइनस फोर पॉइंट टू ज्यादा होगा, माइनस फोर पॉइंट टू ज्यादा होगा। ठीक है, ये बड़ा होगा। तो बड़ा होगा तो एनर्जी उसका क्या हुआ, ज्यादा हुआ, इसका एनर्जी क्या हुआ, कम हुआ। ये किसका, किसके लिए है, ये साइकिल के लिए है। ये किसके लिए है, आ साइकिल के लिए। ठीक है,
तो साइक्लिंग साइक्लिंग में एनर्जी कितना, किसका कम हो गया, इसका कम हो गया। तो मैंने बताया था क्या, जिसका एनर्जी जितना कम, वो इतना स्टेबल। मेरा एनर्जी अभी बहुत है, मैं बहुत जोर से अभी पढ़ा रहा हूँ। मेरा एनर्जी बहुत है अभी, मैं अनस्टेबल हूँ अभी। मैं पढ़ा पढ़ा कर 2 घंटा पढ़ा लिया, उसके बाद मेरा एनर्जी डाउन हो गया। मैं जाके शांति से क्या सो जाऊंगा, एनर्जी मेरा क्या है घट गया, मुझे शांति से स्टेबल होके सो जाऊंगा। ये चलता है केमिस्ट्री में। अभी इसका देखो, इसका एनर्जी क्या है, बहुत कम है, तो ये बहुत स्टेबल है, इसलिए ये एरोमेटिक कहलाएगा। जो मैंने पीछे एग्जाम्पल लिया था ना, प्रूफ हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। कैसा लगा, कॉन्सेप्ट कैसा लगा? वो था, हम देखो, मैंने पहले समझाया कि मोलिकुलर मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम से समझाया कि 3 बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, और यहाँ पर 2 बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल रहता है, इसलिए ये एरोमेटिक है। और इसका स्टेबिलिटी जहाँ आज स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, तो ये इसको एरोमेटिक हम कहलाएंगे। मगर यहाँ पर देखो, हम एनर्जी जो क्वांटम मैकेनिकली भी हम प्रूव कर लिए। इसको तुम याद रखना पड़ेगा कि ये इसका वैल्यू नेगेटिव में आता है। नेगेटिव में आने के बाद तुमको इसको अप्लाई करके, मैंने इसको यूनिट मानकर उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश किया। करने के बाद देखो, हेंस प्रूव हो गया, इसका एनर्जी कम है, और ये इसलिए ज्यादा एरोमेटिक है। कैसा लगा हमारा कॉन्सेप्ट, कैसा लगा? इसलिए बोलता हूँ कि केमिस्ट्री को फील करने की कोशिश करो, नहीं कि ऐसे रट देने से केमिस्ट्री थोड़ी मजा लगेगी। एकदम क्लियर कर लोगे, मगर एक पढ़ते हो तो एक फील करना चाहिए ना। तो ये फील मैंने देने के लिए कोशिश करा हूँ। आगे ऐसे ही कॉन्सेप्ट लाता रहूंगा, अगर आपकी हेल्प चाहिए, आपकी सपोर्ट चाहिए। उसके बाद वो हो गया एरोमेटिक वाले। ऐसे भी तुम देख सकते हो कि बेंजीन, अभी मैं तो अभी सारी को प्रूफ नहीं कर सकता हूँ, टाइम नहीं होगा, मगर मैंने बता देता हूँ कि ऐसे होता है। बेंजीन एग्जैक्ट लाइन को देखो, इसका इसका जब तुम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोगे, इसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज्यादा आएगा, इसमें एंटीबॉडी में चला जाएगा, तो वो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो वो एरोमेटिक कहलाएगा इस हिसाब से। ज्यादा स्टेबल है, इसलिए स्टेबिलिटी है, तो इसलिए एरोमेटिक। ऐसे करके तुम एरोमेटिक को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अभी हो गया। और एरोमेटिक और एग्जाम्पल ले सकते हो, और अदर एग्जाम्पल अदर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 3 मेंबर का बता दिया, 4 मेंबर बता देता हूँ। ये एक एरोमेटिक है। उसके बाद ये एरोमेटिक है। तुम काउंट करके देखो ना, यहाँ पर देखो, 6 इलेक्ट्रॉन है, ये टू टू टू, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 4 × 1 + 2, 4, एन के जगह मैं बोला था, एन के जगह तुम कुछ भी ले सकते हो, 0 1 2 3, कुछ भी ले सकते हो, मैंने 1 ले लिया अभी। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, 6 सेटिस्फाई कर रहा है, तो होकेल को फॉलो कर रहा है, तो ये एरोमेटिक है। यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी एरोमेटिक है। और 6 मेंबर तो बता दिया। और 7 मेंबर में प्रोपानॉइक कैटायन आता है, इसको भी देख तो, बोल देता हूँ। आगे आएगा, और आगे एग्जाम्पल बहुत आएगा, अभी बता देता हूँ फिर। दो एग्जाम्पल बता देता हूँ। ये भी हो गया, इसको ट्रोपेलियम कार्बोकेटायन करते हैं, क्या होता है, ट्रोपाइलियम, ट्रोपाइलियम आयन बोलते हैं इसको, कार्बोकेटायन। तो हो गया एरोमेटिक कॉन्सेप्ट क्लियर। अभी जाएगा एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक के बारे में अभी शुरू होगा। एरोमेटिक खत्म, एरोमेटिक में आगे जाके और सारी जो प्रॉपर्टीज कुछ बच गया, उसको बताएंगे आगे जाके। अभी इसके अभी फिलहाल तो अभी एरोमेटिक का सारी कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, और थोड़ा बहुत जो है आगे जाके बता दूंगा कि डायमैग्नेटिक रिंग करंट एक होता है, और डायमैग्नेटिक रिंग करंट एक चीज है, वो एक होता है। क्या होता है, वही बता कर चला जाता हूँ, फिर क्यों बाद में बताऊंगा, अभी बता देता हूँ। डायमैग्नेटिक रिंग करंट, डायमैग्नेटिक रिंग करंट। एक बेंजीन के एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। ये हाइड्रोजन, सारी हाइड्रोजन है।
ठीक है। क्या होता है टाइम में जब तुम मैग्नेटिक फील्ड देते हो, यह जाके हम एनएमआर में इसको डिस्कशन करेंगे। अभी इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो मैग्नेटिक फील्ड तुम देते हो ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एक रिंग करंट क्रिएट होता है। रिंग करंट क्रिएट होता है। और क्या देखा गया कि एरोमेटिक केस में, एरोमेटिक केस में जो बाहर का जो हाइड्रोजन है, एच वन एन एम आर, तुम जब जाके एनएमआर में स्टडी करोगे वहां पर पता चलेगा। अभी थोड़ा इसको हल्का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो H1 NMR तुम जो स्टडी करोगे ना, तो बाहर का जो हाइड्रोजन है उसका, वो किस जोन में आता है? वो डी सिलेट जोन में आता है। डी सिलेट क्या है वो तो बाद में बताएंगे कि डी सिलेट है तो वो ज्यादा उसका क्या, ज्यादा उसका जो सीलिंग सीलिंग इलेक्ट्रॉन से जो न्यूक्लियस का, जो इलेक्ट्रॉन से जो, वो बता सकते हैं ऐसे। ये न्यूक्लियस हो सकता है कि न्यूक्लियस, वो इलेक्ट्रॉन का इसके जो डिसिलेट होता है, इलेक्ट्रॉन इसके इतना क्या अफेक्ट नहीं हो पाता है। माने इलेक्ट्रॉन से ये डिसिलेट तुम एक मानो कि ये न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अफेक्ट इतना नहीं कर पा रहा है। ऐसे तुम समझ सकते हो कि न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन इतना क्या सीलिंग नहीं कर पा रहा है कि डिसिलेट जोन में रहता है। ये बात समझने की कोशिश करो, ये आगे जाके कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा। अभी थोड़ा इसको बता देता हूँ कि क्या है। कि एरोमेटिक केस में जो बाहर का है हाइड्रोजन है, वो डिसिलेट रीजन में रहता है, और अंदर के हाइड्रोजन क्या सील्डेड रीजन में रहता है। इसका जस्ट ऑपोजिट एंटी एरोमेटिक में होता है। क्या होता है कि बाहर का जो हाइड्रोजन है वो सील्डेड रीजन में रहता है, और अंदर का जो हाइड्रोजन है डीसिलेटेड रीजन में रहता है। ये एक प्रूफ है, इसको मान सकते हो एक प्रूफ है। एरोमेटिक नो एंटी एरोमेटिक को डिफाइन करने के लिए एक प्रूफ है। बाय द एप्लीकेशन ऑफ HNO9 वी कैन प्रूव द एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अभी चलो, अभी किसको, अभी हम एंटी एरोमेटिक को डिस्कशन करेंगे। और सारी चीजें तो मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। उसके बाद जो नॉन एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक है, तो सारी मैं चीजें बता दिया। क्योंकि एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक दो बहुत बहुत डीप कॉन्सेप्ट इसमें होता है, इसलिए मैंने इसको ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। एंटी एरोमेटिक, तो एंटी एरोमेटिक को क्यों इतना अनस्टेबल बोलते हैं? क्यों वो ये जो फॉर्म है, मैंने उसको पहले उसका एंटी एंटी एरोमेटिक का पहले खराब चीजें बता देता हूँ, उसके बाद पढ़ेंगे क्यों ये खराब है। समझ लगे आए? पहले हम पढ़ लेंगे कि ये इतना गंदा क्यों है, क्यों ये इतना अनस्टेबल रहता है, क्यों इसको प्यार कभी कोई प्यार, जैसे हमारे घर में एक तो तुम तो, तुम्हारा भाई भी हो सकता है कि तुम्हारा बहन भी हो सकता है कि देखोगे वो बहुत बहुत हरकत करता है घर में, इधर उधर सिर्फ घूमते रहता है। ऐसे ही एंटी एरोमेटिक है, ये इतना अनस्टेबल है, ये कभी अकेला नहीं रहता है। ये खुद के साथ डाइमर बनाकर ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डाइवर डाइमर बना देता है। कैसे डाइमर बनाया, तुम बोल सकते हो इसको, ये पहले यहाँ पर एक ये होमोलिटिक क्लीवेज क्लीवेज करके रेडिकल बना, इसमें भी रेडिकल बना, तो दोनों रेडिकल कंबाइन करे, कंबाइन करके ये वाला बन गया। इसको रेडिकल मैकेनिज्म तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। ये ऐसे डाइमर बन जाता है कि ये एंटी एरोमेटिक को तुम रूम टेम्परेचर में छोड़ दोगे, वो अकेला नहीं पाएगा। ये सिंगल मॉलिक्यूल मोनोमर इसको नहीं पाओगे। ऐसे ही तुम्हारा घर जो मैंने बताया कि तुम्हारे एक बच्चे हो गए कि वो घर में कभी बैठता नहीं है, उधर उधर सिर्फ घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। और क्या होता है फिर, उसको क्या कुछ करके घर में तो रखना पड़ेगा ना, नहीं तो उसको घूमने छोड़ दिया तो वो पढ़ाई नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो ऐसे घूमता रहेगा दिन रात। तो इसे हमको एंटी एरोमेटिक में क्या करना है कि वो घर में बैठ कर रहे हैं, कि अकेला मोनोमर में एग्जिस्ट कर सकते हैं। हमको क्या करना है एंटी एरोमेटिक में, वो अभी हम देखेंगे कि एंटी एरोमेटिक से क्या क्या हो सकता है कि वो मोनोमर में भी एग्जिस्ट कर सकता है।
मोनोमोर मोनोमोर कैन एग्जिस्ट बाय 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 बहुत सारी कंडीशन है। मैं एक एक बताकर चला जाता हूँ। उसके बाद उसका जो मैंने बताया कि उसके प्रॉपर्टीज बता दिया एंटी के। उसके बाद बताएंगे क्यों इतना अनस्टेबल, क्यों बताएंगे बाय द एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इसलिए बताया कि फिर आएगा कि क्यों एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल है, एरोमेटिक क्यों स्टेबल है। तो इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को हम एक्सप्लेन करेंगे। मगर पहले बता देता हूँ कि क्या उसका प्रॉपर्टी सारी है, मोनोमर में कि कैसे एग्जिस्ट करता है। पहले हम उसको ये कर सकते हैं। ये हो गया, ये बहुत अनस्टेबली डाइमर फॉर्म बन जाते हैं। मगर उसको हम बांध इससे कर देंगे, टॉर्च ब्यूटेल ग्रुप दे देंगे, इतना बल्कि ग्रुप दे देंगे, वो जो दूसरा फॉर्म आएगा इसका, इसके पास नहीं आ पाएगा, भाग जाएगा। इतना रिपल होगा कि भाग जाएगा। जो दूसरा फॉर्म, जो फॉर्म इसका आएगा, जो फॉर्म आएगा, इतना इनके बीच में रिपल्सन होगा, इतना रिपल्सन होगा, इतना रिपल्सन कि भाग जाएगा। ये कभी डाइमर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हमको करना पड़ेगा उसको। इसको इरेज कर देता हूँ। और कैन एग्जिस्ट मिट गया बाय द एप्लीकेशन, बाय द फॉलोइंग फॉलोइंग फेनोमेनन। जो फेनोमेनन एक एक करके मैंने अभी बता रहा हूँ। ये हो गया द बल्की ग्रुप। टॉट ब्यूटेल ग्रुप पूछोगे फिर टॉट ब्यूटेल ग्रुप क्या है, बता देता हूँ। टॉट ब्यूटेल ग्रुप है, देखो, CH3, CH3, CH3। देखो ये कितना बड़ा ग्रुप है ये। फिर इसका हाइड्रोजन को तुम फिर खोल कर लिखोगे तो और बड़ा दिखेगा। देखो, ये एज हो गया, 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 ये एज। तुम समझो कि इतना बड़ा ग्रुप जब तुम लेके यहाँ पर रख दोगे तो इसके साथ और कोई आ पाएगा डाइमर बनाने के लिए? दूर दूर भाग कर वो चला जाएगा। इतना रिपल करेगा, इतना थप्पड़ मारेगा, भाग कर चला जाएगा वो। समझ में आ रहा है? इसलिए ये एग्जिस्ट कर सकता है। ये कितना क्या करना पड़ता है, ये इतना बदमाशी बंदा है कि इसको क्या क्या करना पड़ता है कि ये मनोमर एग्जिस्ट कर सकते हैं। हम जैसे हमारा वो घर, जो मैंने बताया कि घर जो एक बदमाशी बच्चा होगा उसको बांध कर या कुछ करके उसको घर हम उसको रख सकते हैं, नहीं तो वो फिर चला जाएगा। ठीक है, हम ऐसे एंटी एरोमेटिक को मनोमर में एग्जिस्ट करने के लिए ये सारी चीजें करना पड़ता है हमको। और एक चीज होता है पुल पुश मैकेनिज्म में इसको हम मनो मनो एडजस्ट कर सकते हैं। पुल पुश क्या होता है, देखो, NH2 हो गया यहाँ पर, OET, ये है तो मैंने जो बताया था कॉन्जुगेशन, यहाँ पर कॉन्जुगेशन को अप्लाई करो। ये वहां पर मैंने पाई पाई कॉन्जुगेशन बताया था, यहाँ पर देखो लोन पेयर, ये लोन पेयर है, लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन हो सकता है। ये लोन पेयर गया, ये इसके बाद रेजोनेंस हुआ। देखो ये एक देता है, एक लेता है, एक पुल कर एक 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 पुल करता है, एक पुश करता है। ये नाइट्रोजन पुश कर रहा है और जो हमारा ईस्टर ग्रुप है वो पुल कर रहा है। तो पुल पुश मैकेनिज्म हो रहा है, तो ये एग्जिस्ट कर सकता है कि ये इसका जो पाई बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में बिजी है। तो ये क्यों जाएगा कि उसके डाइमर बनाने के लिए? तुम बताओ कि तब जब तुम वो जो बंदे को, जो मैंने बताया कि तुम घर जो बंदे हैं वो बहुत बदमाशी है, उसको तुम एक काम दे दोगे कि तुम ये काम करो, मैं तुमको इतना चॉकलेट दूंगा या इतना पैसा दूंगा, वो तो काम में बिजी हो जाएगा। वो क्यों जाएगा घूमने के लिए, बताओ? ऐसे इसको तुम रेजोनेंस में ले जाओगे तो वो जो डबल बॉन्ड को, वो तो वो काम में बिजी है, कॉन्जुगेशन में बिजी है, वो क्यों जाएगा डाइमर बनाने के लिए? यही कॉन्सेप्ट है, इतना आसान कॉन्सेप्ट।
तुम डेली लाइफ से कंपेयर करो, तुमको केमिस्ट्री बहुत अच्छा अच्छा लगेगा। वो दोनों हो गया। और दो भी हो सकता है। और एक है, तुम जब ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, पेरिसाइकिल पढ़ोगे, वहां पर एक डायल सेलर रिएक्शन होता है। मैं वो इसलिए बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक दूसरे से जुड़े जुड़े हुए हैं। मैं देख एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, कितना टॉपिक से लिंक कर रहा हूँ मैं। HN1 NMR बताया, वो एक ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक कॉन्सेप्ट है। मैं अभी बता रहा हूँ डायल सेलर रिएक्शन का। देखो, देखो, ये मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल है। उसके साथ तुम जब इसको लोगे ना, ये एक डाई इन की तरह काम करेगा। डाई इन। और ये डाई एनो फाइल की तरह काम करेगा, डाई एनो फाइल। तो देखो, एक एक टॉपिक में कितना सारा टॉपिक इंक्लूड हो जाता है एक सब्जेक्ट में। मैं अभी आरएमएल पढ़ा रहा हूँ, मगर यहाँ पर मैंने पेरीसाइक्लिक रिएक्शन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, और HN1 NMR को भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो एक सारे चीजें जो जुड़े हुए हैं, जब सारी चीजें हम पढ़ लेंगे ना, तो ऑर्गेनिक मजा आ जाएगा। तो ये कैसे होता है? ये एक ऐसे तुम उसको ऐसे बता सकते हो। ये एक phenomenon होता है। ये एक 4+2 साइक्लो एडिशन होता है, डायल साइक्लो एडिशन। तुम आगे जाके इसको पेरीसाइक्लिक में देखोगे। मगर अभी इसको हमें बता दूं, ये हीट के प्रेजेंस में होता है। ठीक है। अभी ये मॉलिक्यूल देखो, ये मॉलिक्यूल अभी क्या मोनोमर में एग्जिस्ट कर रहा है। ये देखो, ये रिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये इसमें कन्वर्सन हो सकता है, और इसमें भी कन्वर्टेड वो होते रहते हैं। रूम टेम्परेचर में कन्वर्टेड होते भी रहते हैं। तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक जगह रख लोगे, तो वो दोनों मॉलिक्यूल ऐसे कंबाइन करके ऐसे बन जाएगा, फिर टूट जाएगा। तो ऐसे करके हम इसको मोनोमर में एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे एंटी एरोमेटिक को डिफरेंट टाइप में हम यूज करके उसको एडजस्ट करा सकते हैं, मगर वो सिंगल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। कुछ हम उसको बाहर से कुछ उसका एप्लीकेशन ना करके उसको एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है। तो वो हो गया, एंटी आरएमडी बारे हो गया। मगर अभी बताना है कि एंटी आरएमडी क्यों इतना अनस्टेबल है। वो अभी बताता हूँ क्यों अनस्टेबल। वाई 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 इतना अनस्टेबल। वाई, तुम पूछोगे वाई। क्यों, मैं बताता हूँ एक एग्जांपल लेके। मैंने जो रखा साइक्लोप्रोपीन कटायन जो लिया था, उसका अनाइन ले लेता हूँ। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी एक अनाइन ले लेंगे। ठीक है। अभी देखो, अभी तुम मैंने तो बता कर आया हूँ। अभी तुम जल्दी जल्दी में ड्रॉ कर रहे हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो उस इसका जो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा ना, कैसे बनेगा? ठीक है। 3 बनेगा, तो मैं से यूज करके तो उसको बता सकते हो। यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बनेगा, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल बनेगा। यहाँ पर कौन एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पर दो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पर दो बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने बताया था कि 4 and 5 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। तो ये एंटी एरोमेटिक है। तो क्यों अनस्टेबल है? मैं अभी अभी से बता देता हूँ कि ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, अभी प्रूव करेंगे। हाउ प्रूव अभी कर रहे हैं हम। देखो, इसमें देखो, ये हो गया। तो इसमें देखो, कितना 4 इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन दो फिल करो। उसके बाद अभी ये आ जाएंगे।
तो मैंने बताया था कि अबू अबू प्रिंसिपल के हिसाब से लो एनर्जी में पहले दो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, उसके बाद हाई एनर्जी में जाते हैं। और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, तुम बताओगे कि ऐसे भी हम तो कर सकते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऐसे क्यों नहीं कर रहे? फिर मैं बताऊंगा कि नहीं, तुम खुद जब पढ़ोगे, हुनसुल पढ़ोगे, हुनसुल बताता है कि तुम जब सिंगली सिंगली ऑक्युपाइड है, सिंगली ऑक्युपाइड है, तुम नहीं कर सकते हो ऑर्बिटल को, उसके तुम क्या पेयर नहीं कर सकते हो, एक पेयरिंग नहीं कर सकते हो जब तक, कब तक, जो तुम सेम एनर्जी लेवल में जो ऑर्बिटल है उसको तुम नहीं फिल करोगे, तो तुम उसको क्या पेयर नहीं कर पाओगे। तो हमको हमको क्या करना है, सिंगल पेयर ऑक्युपाइड करना है इलेक्ट्रॉन को, सिंगल ऑक्युपाइड करना है विथ सेम स्पिन, अपोजिट स्पिन भी नहीं होगा, सिंगल ऑक्युपाइड करना है। उसके बाद जाके हमको पेयर करना है। तो हम हमारा तो चार इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर तो दो इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन हो गया, तो हमको और तो नहीं है। ये दो इलेक्ट्रॉन क्या है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में है। ये दोनों कहाँ है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में, एबीएम में। यहाँ पर एबीएम, इसको एबीएम को अच्छे से लिखते थे। क्या एबीएम, एबीएम, ये हो गया क्या, साइक्लिकली हो गया। तो असाइक्लिकली मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखो, देखो क्या होता है ना, यहाँ पर ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, बीएमओ, ये नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, और ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। मैंने उसको पहले डिस्कशन डिस्कशन किया हूँ, तुम जाके देख सकते हो। ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। अभी तुम देखो क्या डिफरेंस है, दो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ऑर्बिटल में है, ये दो इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में है, ये दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, इसको छोड़ दो। ये दोनों तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट स्लाइड जाता हूँ मैं। क्या हम पहले पिछले वाले स्लाइड में क्या हम कंक्लूजन निकाले कि ये जो साइक्लिक में टू इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में। होमो जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड जो कहते हैं ना, होम मोलिकुलर हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल को होमो कहते हैं, जो लोएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल को लूमो कहते हैं। तुम जैसे यहाँ पर हो, मैंने जो एग्जाम्पल लिया था, इसको हम होमो बोलेंगे कि इसका एनर्जी बहुत ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा है। तो जो एनर्जी हाईएस्ट में रहेगा उसको होमो बोलेंगे, और जो लोएस्ट में रहेगा उसको लूमो बोलेंगे। लोएस्ट अनऑक्युपाइड, ये ऑक्युपाइड नहीं है, तो उसको हम लूमो बोलेंगे। ठीक है, उसको छोड़ो, ये बाद में आएगा मॉलिक्यूलर, तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे ये इसमें आएगा। तो टू इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, और असाइक्लिक में क्या हुआ, असाइक्लिक में टू इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। मैंने कल बोला था, पिछले क्लास में बोला था कि नॉन बॉन्डिंग में इतना अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसल आउट हो जाते हैं नॉन बॉन्डिंग में, तो इतना अफेक्ट नहीं होगा। इतना अफेक्ट नहीं होगा, तो नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाने से इतना उसका स्टेबिलाईजेशन में इतना फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो बॉन्डिंग में जाता है तो स्टेबिलिटी बढ़ता है, एंटी बॉन्डिंग जाता है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है, बॉन्डिंग में इंक्रीज होता है, नॉन बॉन्डिंग में फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बॉन्डिंग में जाता है तो क्या इंक्रीज होता है स्टेबिलिटी, एंटी बॉन्डिंग में जाता है तो डिक्रीज होता है, नॉन बॉन्डिंग में फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझ लो। इस हिसाब से तुम देख सकते हो कि ये टू व्हीलर एंटी बॉन्डिंग में कितना तक को कितना घटाएगा, इसका स्टेबिलिटी कितना डिक्रीज करेगा, तुम थोड़ा बहुत समझो, तुम थोड़ा सोचो। ये तो स्टेबिलिटी तो चेंज नहीं होगा, ये जितना है स्टेबिलिटी उतना रहेगा, मगर यहाँ पर कितना डिक्रीज होगा देखो, कितना डिक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा। तो ये देखो, इसका देखो दो इलेक्ट्रॉन क्या एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है, इसका दो इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में। तो नॉन बॉन्डिंग गया तो कितना कितना
डिक्रीज हुआ यहाँ पर तो स्टेबिलिटी में फर्क इतना नहीं पड़ेगा। नो अफेक्ट, नो अफेक्ट, लगभग अफेक्ट नहीं यहाँ पर पड़ता है। यहाँ पर मगर कितना डिक्रीज हो रहा है तो तुम यहाँ से प्रूव कर सकते हो क्या? हेंस प्रूव, हेंस हेंस प्रूव एंटी एरोमेटिक बहुत अनस्टेबल है, बहुत अनस्टेबल है। हो गया, खेला खत्म, खेला को हम खेल दिए, खेला खत्म हो गया। सारी चीजें एरोमेटिक का एक एक चीजें सारी मैंने बता दिया। क्यों स्टेबिलिटी क्यों है, अनस्टेबिलिटी क्यों है, क्यों होता है, किस लिए होता है, सारी चीजें मैंने एक एक करके डिटेल बता दिया और कुछ बचा ही नहीं। उसके बाद तुम जाओगे क्या होमोएरोमेटिक क्वासियारोमेटिक में। वहां पर तो क्या मैंने होमोएरोमेटिक क्वासियारोमेटिक की इंट्रोडक्शन भी कर दिया, मगर उसमें जाके आगे जाके क्या उसके बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे होमोएरोमेटिक के और क्वासियारोमेटिक का। उसके साथ साथ और नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारी चीजें क्या अनुलीन हो गया, और अनुलीन शुरू से लेके बहुत तक जाएंगे अनुलीन का। और क्रेक्स रूल एक कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद क्रेक्स रूल का अनुलीन और और ऐसे कुछ छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, वो भी पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद सारी पीओए की लेंगे, कॉन्सेप्ट लेंगे और क्वेश्चन लेंगे, लेकर सारी चीजें को एक एक करके क्लियर करेंगे। हो गया आज बहुत अच्छा, एक बहुत टॉपिक, बहुत मैं बेहतरीन टॉपिक आज मैंने डिस्कशन कर लिया। उसको थोड़ा ध्यान से देखना, कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं सॉल्व करने के लिए कोशिश करूंगा। और कुछ गलती हो गया तो तुम बोलना, मैं सुधारने के लिए कोशिश करूंगा। मैं तो बोलते आ रहा हूँ कि मेरा गलती हो सकता है, कि आप बता सकते हो कहाँ मेरा गलती हो गया। अब एक छोटा भाई और बड़ा भाई, जो भी तुम देख रहे हो, मेरे में से छोटे हो सकते हो, बड़े भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, तो मुझे एक भाई मानकर और कुछ भी मानकर तुम मेरे को बता सकते हो कि मेरा कहाँ गलती हो रहा है, और मैं कहाँ पर और इंक्रीज कर सकता हूँ, और अच्छा अच्छा कंटेंट मैंने ला सकता हूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना। थैंक यू। टाटा।